हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये चैप्टर नेम है। और उस चैप्टर का ये टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है मैम कि ऑब्जेक्टिव्स इसके बता दीजिए क्या होते हैं। अगर इसकी हम बात करें मीनिंग की, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस की, तो इस पर वीडियो बन चुका है। तो उसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगा, तब आप देख लीजिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। हाँ, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनता है जब कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ भी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं, तो उन डिफरेंसेस के रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए और फिर उसको रिकॉन्सिल किया जाता है, ताकि जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सके। ठीक है, तो पहले तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ बोथ सिस्टम्स। ठीक है, सो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ बोथ द सेट्स फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। सो एक्यूरेसी ऑफ बोथ सिस्टम का मतलब यही है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इन दोनों ही बुक्स की जो सेट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके। ओके, एंड इफ़ the books are reconciled, it gives a satisfactory and salutary idea that both the sets of books have been kept with accuracy। ठीक है, तो रिकॉन्सिल किया जाता है चीज़ों को। रिकॉन्सिल का मतलब क्या होता है कि फिर से उनका समाधान निकाला जाता है, समाधान में सोल्यूशन निकाला जाता है, और फिर बाकी चीज़ों को एक्यूरेट किया जाता है, एक्यूरेसी की जाती है, ताकि सेटिस्फेक्शन हो सके कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी कंपनीज या फर्म्स हैं। सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, कॉजेस मीन्स कि क्या रीज़न था, किन कारणों की वजह से ये डिफरेंसेस शो हो रहे हैं दोनों बुक्स में। ठीक है, तो उसकी नॉलेज होती है यहाँ पर। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेस एंड रीजंस ऑफ द डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो दोनों के बीच में क्या रीजंस है, दोनों के बीच में किन रीजंस की वजह से वो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, तो उसको जानने के लिए रिकॉन्सिल किया जाता है। और करते क्या रिकॉन्सिलेशन में, जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा इंक्लूड की जाती है उसको लेस किया जाता है, जहाँ पर जो चीज़ कम इंक्लूड की गई थी उसको ज़्यादा किया जाता है, तो प्लस किया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए। ओके, it ensures that there is no mistake in maintaining the two system of accounts। ठीक है, और ये भी इंश्योर करता है कि आपने जो भी बुक्स में रिकॉर्ड्स रखे हैं, दोनों अकाउंट, दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हैं, वो मेंटेन करते टाइम किसी भी तरीके की कोई मतलब मिस्टेक तो नहीं की गई थी। ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर पाते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एक्यूरेसी के साथ उसको बनाया गया है, तो इस तरह की नॉलेज आपको हो जाती है। इट ऑल्सो असिस्ट इन नोइंग द आइटम्स अनरिकॉर्डेड। और साथ ही साथ वो ये जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये उन चीज़ों को भी असिस्ट करता है जो कि रिकॉर्डेड नहीं हैं, जो अनरिकॉर्डेड हैं। ऐसे आइटम्स जो जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, उनको भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईजीली। और रिकॉर्डेड विथ अ डिफरेंस इन एनी सेट ऑफ बुक्स। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो इस बुक में रखना चाहिए था, उस बुक में नहीं रखा गया, तो उसका भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कहाँ पर उसको नोट डाउन करना था, कहाँ पर नहीं करना था। ये सारी चीज़ें भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। और देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात करें, सॉरी, ये जो आपको बुक के ऊपर ये पेन से गोदा गादी है ना, तो ये हमारे यहाँ छोटा सा बेबी है, तो वो कहीं पर भी पढ़ाई उनकी शुरू हो जाती है। तो ये पेज ना ओपन था वीडियो शूट करने के लिए, तो उन्होंने बस ऐसे टर्न किया, पेन उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बलून बना दिया ऐसे करके, गोल बलून ऐसे। ठीक है, तो आदत है बच्चे की, और मैं रोक भी नहीं पाई, तो इसके लिए आपसे सॉरी है। तो देख लीजिएगा। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशंस की, कि रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस helps in establishing cooperation and coordination between financial accounting department and cost accounting department। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सपोज कोई भी एक कंपनी है, उसके दो डिपार्टमेंट्स है। एक है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, तो वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा उसे। और जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मान लो जहाँ पे आप ऑफिस वर्क हो रहा है, वो वहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, ये जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, इन दोनों ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट
को हैंडल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये भी जान पाते हैं चीज़ें, कोऑर्डिनेशन में भी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करेंगे। रिकॉन्सिलेशन सिस्टम हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द accounting policies of the firm relating to valuation of stock, charging depreciation etc. अब ये जो आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जब कभी भी आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है ये दोनों सेट ऑफ बुक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग किन पॉलिसीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए ताकि बेस्ट पॉलिसीज़ लाइक अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक को मतलब क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, कैसे क्या रिलेशन है स्टॉक्स के बीच में, चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे किस तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को चार्ज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड कर देता है। तो एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी का मतलब है जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, साथ में कितना वो रिलायबल है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा जानने में मदद मिलती है आपको। द सिस्टम ऑफ रिकॉन्सिलेशन ब्रिंग्स कंप्लीटनेस इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड मेक्स कॉस्ट अकाउंट्स मोर रिलायबल। रिकॉर्ड्स एंड मेक कॉस्ट अकाउंट्स मोर रिलायबल। ठीक है, तो जो भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है पहले तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, साथ में कितना ज़्यादा रिलायबल है जो भी वहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करके रखा गया है। रिलायबल का मतलब होता है कितनी ज़्यादा उन डेटा में या उन रिकॉर्ड्स में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। ठीक है, प्रासंगिक है। Generally, it is in the financial books that several items are found recorded which do not find place in cost books. तो क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि फाइनेंशियल बुक्स जो होती है उसमें ज़्यादातर ऐसे आइटम्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन कॉस्ट बुक्स, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड करना या उनको ढूंढ पाना कि कहाँ पर उसको प्लेस किया गया था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो वो फाइंड नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो यहाँ पर भी हेल्प हो जाता है। एंड मोर ओवर फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर्स, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो एक्चुअल फिगर्स होते हैं मीन जो एक्चुअल वैल्यू होती है चीज़ों की उसके बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। वेयर एज अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स मे बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटर्मिन्ड रेट एस अमाउंट्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं मिलती हैं, प्लेस नहीं हो पाई चीज़ें, और कुछ ऐसी होती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में उनका रिकॉर्ड रखा गया है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, मीन्स कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उनको आप दूर कर सकते हैं। उस तरह की मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिव्स जो मेन है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का यही होता है कि इन दोनों बुक्स को कंपेयर करते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें एक दूसरे से मतलब डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, फिर उनको देखा जाता है, या फिर किन आइटम्स को उनके सही प्लेस पर रखा गया है या नहीं उसको भी ढूंढ कर चेक किया जाता है। तो वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं मेनली। ठीक है, और ज़्यादातर जो बेस लिया जाता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो आप जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको बेस मानकर आप इसको फाइंड आउट करते हैं, और ज़्यादातर जब आप इसको बनाते हैं तो एक के प्रॉफिट को बेस लिया जाता है, दूसरे के प्रॉफिट जो होता है वो आंसर में निकल कर आता है, तो फिर हम ये मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें एक्यूरेट हैं, बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, तो ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, रीज़न फाइंड आउट होना कि जो भी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही हैं उनका रीज़न क्या था, क्या कॉजेस थे, मेन ये होता है रीज़न। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी ताकि आपको आसानी से जब क्वेश्चन आप लगाते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो बहुत सी चीज़ें आप खुद आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या ऑब्जेक्टिव था इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, जब सॉल्व कर लेते हैं आपको बहुत सारे क्लैरिटी आ जाती है, आप खुद बता पाते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स होता है, पर्टिकुलर चीज़ का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। ठीक है, तो मुझे यकीन है इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।